या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। नो मीन्स नो। Hello, dear connection. I am Shaili Pandey, BLLB fourth year law student from Vanasthali Vidyapith, Rajasthan. Interns under UB Advocate Jeevan Prakash sir, Supreme Court of India. सो ये मैरिटल रेप है क्या, और ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीसी के सेक्शन 375 का एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, मैं थोड़ा रीड करके आपको बताना चाहूँगी कि एक्सप्लेनेशन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ ऑन हिज ऑन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। मतलब कि कोई मैन अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी इजाज़त के, तो ये एक रेप नहीं माना जाएगा, और 15 साल से ऊपर की उसकी एज हो। तो बेसिकली एज का क्या मतलब कि उसे सेक्शन 375 जो है वो प्रॉपरली कहता है कि अगर वुमेन का इंटेंशन कंसेंट नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये रेप ही कहलाएगा। पर इस चीज़ को सेक्शन आईपीसी मतलब 375 को ये कहा गया है कि कंसेंट हो या ना हो, फिर भी वो रेप नहीं कहलाएगा। अब ये रेप क्यों नहीं कहलाएगा, हम चलते हैं कुछ साल पहले हिस्ट्री में। 1860 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल आई थी, और जब ये आईपीसी का जब लिखा जा रहा था सेक्शन 375, तो इसमें ये माना गया था कि उस समय जो वुमेन्स थी वो शादी से पहले अपने फादर की प्रॉपर्टी थी, और शादी के बाद अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स को एज अ प्रॉपर्टी डील किया जाता है, वो प्रॉपर्टी ही रही है, और उसके कोई खुद के कंसेंट्स वगैरह नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ में। हालांकि उस टाइम की बात अलग थी। अब हम राइट टू फेमिनिज़म को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट टू जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, ये वॉल्यूशन देता है कि उससे सेक्शन 375 आईपीसी का एक रक्षा प्रदान करता है हर एक वुमेन्स को जिसके साथ ये रेप होता है। पर इसमें मैरिटल रेप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, और इसको एज अ इम्प्लाइड कंसेंट माना गया है। तो ये एक मतलब कि इसका नहीं माना जाएगा। सो बेसिकली अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, तो एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि जो वुमेन्स है, जो अनमैरिड वुमेन्स है, उनके साथ ऐसा अगर हल्का सा भी मतलब रेप होता है तो इट्स अ हीनियस क्राइम, मतलब उसे एक क्राइम माना जाएगा। पर अगर वही मैरिड वुमेन के साथ होता है तो ये एक हीनियस क्राइम नहीं माना जाएगा। और तो और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में जब निर्भया कांड के बाद हुआ, तो 2013 में ये बोला गया है कि डजन एक्ट मतलब डज नॉट प्रोवाइड एनी रिकमेंडेशन फॉर मैरिटल रेप। तो मतलब कुछ भी नहीं कहा गया, और फिर एक जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी गई, तो जिसमें ये बोला गया, जस्टिस वर्मा की कमेटी ने ये बोला गया कि जब सारे रेप के केसेस को हम एक हीनियस क्राइम मान रहे हैं, जब इसे क्रिमिनल ऑफेंस मान रहे हैं, तो मैरिटल रेप को भी मानना चाहिए। पर ऐसा नहीं किया। तो देखते जस्टिस वर्मा की कमेटी ने क्या कहा। द जस्टिस JS Verma committee had advised the law should specify that a marital or another relationship between the perfect एंड विक्टिम कैन नॉट बी डिफेंस अगेंस्ट सेक्शुअल वायलेंस। मतलब कि विक्टिम का कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे डॉटर फादर हो, अगर विक्टिम का किसी के भी साथ रेप है तो इट्स अ क्राइम, उसे रेपिस्ट ही कहा जाएगा। और तो और अगर हम यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स CR वर्सेस हाँ यूके का देखें, तो उसमें भी, वहाँ में भी यही कहा गया है कि अगर कोई रेप कर रहा है और वो रेपिस्ट है, और वो किसी भी उस वुमेन का, उस विक्टिम का किसी के भी साथ रिलेशन हो, तो वो एज अ रेपिस्ट ही कहलाएगा। अब हम थोड़ी बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक केस था शिम्भू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2013 का केस है। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ऑफर ऑफ अ रेपिस्ट टू मैरी द विक्टिम कैन नॉट बी यूज्ड टू रेड्यूस द सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ।
The Supreme Court had ruled that a compromise between rape victim and the accused convicted to prosecute the complaint further be a leading factor, lesser punishment. फिर अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मैरिटल रेप है, यूएन ने भी 2013 में कहा कि आप इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मानिए, लेकिन यहाँ की किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर उसके बाद 36 कंट्री ऐसी है जो मैरिटल रेप को पनिशमेंट नहीं डिक्लेयर की है, और उसमें से 36 कंट्री में से एक इंडिया भी अपना आता है। अगर हम ऐसे देखें तो हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो राइट टू एक, और अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, सेक्स और प्लेस बर्थ। और अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आर्टिकल 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इन सब चीज़ का वॉलेशन हो रहा है अपने इंडिया में, क्योंकि सेक्शन 375 जो है वो रक्षा देता है, ठीक है ना, ये रेप विक्टिम का। तो इसमें एक केस आया था, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें आर्टिकल 21 का वॉलेशन हो रहा है, लाइफ टू लिबर्टी का। और नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से देखा जाए 2019 में तो सबसे ज़्यादा भारत में मैरिटल रेप से महिला पाई गई हैं। 83% के आसपास महिला पाई गई हैं। लोग कहते हैं कि अगर मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस कह दिया जाए तो क्या होगा कि 90% जो मेन है वो जेल में पाए जाएंगे और उन्हें इनोसेंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो अगर देखो कोई भी लॉ बनता है तो उसका यूज़ भी है और उसका मिसयूज़ भी है। तो अगर हम मिसयूज़ के डर से अगर हम ये लॉ नहीं बनाएंगे तो ये जो वाकई में जो महिला प्रताड़ित हो रही है इससे उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और जो मिसयूज़ कर रहे हैं तो अगर एक ऐसा ऐसा करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी जज को हिंट होता है कि ये लड़की इस लॉ का मिसयूज़ कर रही है, फेक केस कर रही है, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह उस लड़की को सज़ा दी जाए ताकि वो ऐसा फेक केस करने में कई बार सोचे। और जो कहते हैं कि जो हम इस चीज़ को एविडेंस को कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें एक हस्बैंड वाइफ की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री जाननी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, और तो और पोर्नोग्राफी टेस्ट होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या ये वाकई में एक एज अ मैरिटल रेप था या नहीं था। जो हमारे यहाँ शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्यार, एक विश्वास और एक सम्मान पर टिका हुआ है। लेकिन एक सभ्य समाज में, ठीक है, एक रेप जैसा कोई भी कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सच्चाई है और इसको लोग आँख मूंद करके बैठे हुए हैं ये जानते हुए, क्योंकि अपना कानून भी इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है और ना ही समाज वाले इस चीज़ को एज अ क्राइम समझ रहे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसके वजह से वुमेंस को HIV एड्स और वुमेंस फिज़िकली मेंटली हराश होती हैं। और तो और अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है तो वुमेन को तो असर इसका होता है, इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, साथ में उसके शिशु को भी गलत इफ़ेक्ट पड़ने लगते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो कानून है इसको ना, इसके सब क्लॉज 2 का जो ये अपवाद माना गया है इसको हटाना चाहिए और सरकार को इसके लिए मुआवजे और घर प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैरिटल रेप है जो ये एक सिर्फ लॉ के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, इसमें समाज को भी उभर के आगे आना होगा। जब तक समाज इस पे कुछ नहीं करेगी तब तक कानून बन के भी इस पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय समाज में ये है कि पति तो बलात्कार कर ही नहीं सकता और अगर करता भी है तो वो जायज़ है, वो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो महिला है वो कानूनी तौर पे और सामाजिक तौर पे अपने पति पर ही निर्भर रहती हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में सिर्फ जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो एक संतान उत्पत्ति करने का है। तो इसके लिए अगर किसी वुमेन का कंसेंट हो या ना हो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। और अगर कोई लड़की अपने विवाह के लिए सहमति देती है तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि अब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार है, सहमति अपनी दे चुकी है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि शादी के बाद सब कुछ जायज़ है।
तो बेसिकली ये है कि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खुल के जीने की ज़रूरत है। जैसे जैसे समाज चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस चीज़ पे भी सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी अगर वुमेन का कंसेंट नहीं है इस चीज़ के लिए और अगर वो मना करती है तो उसके घर वाले उसे यही समझाएंगे कि ये होता है। और अगर वुमेन किसी तरह पुलिस स्टेशन पे जाए और अपना रिपोर्ट वो करवाए तो भी वो यही कहेगा कि आप क्या रिपोर्ट लेकर आई हो, ये कोई कोई ये है ही नहीं, कोई ऑफेंस है ही नहीं। और अगर एफआईआर हो भी जाती है तो फिर ये होता है, अपना लॉ इतना मतलब स्लो है, इतना धीरे काम करता है कि एक अरसा बीत जाता है लेकिन कोई भी कुछ होता ही नहीं है। जितना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ही रिसेंटली एक कमेंट दिया था कि एक नाबालिग लड़की थी जिसके उसके रिश्तेदार उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब ये लड़की बालिग हो जाए क्या आप इसके साथ शादी कर लेंगे? तो उसने कहा हाँ, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया। तो क्या इसमें लड़की का कंसेंट नहीं माना गया? और कहीं न कहीं ये सुप्रीम कोर्ट दिखाता है कि अभी भी इस चीज़ को वो एक क्राइम को जो एक क्राइम कर रहा है आप उसे खुला छूट दे रहे हैं, खुला मौका दे रहे हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली सुधारने की ज़रूरत